पप्पू प्रसाद को एक ही दुख है कि उसने अब तक जंगल में जिंदा बाघ नहीं देखा, क्योंकि जंगल की नौकरी करते हुए उसे 20 साल बीत गए। बड़े साहब के साथ क्षेत्रीय दौरे के दौरान वनों का चप्पा चप्पा छान डाला, लेकिन पशुराज से आमने सामने मुलाकात अब तक नहीं हो पाई। पप्पू प्रसाद के दिवंगत पिता हरिहर प्रसाद वन विभाग में वन रक्षक थे। 16 साल की उम्र में ही उसके पिता को जाने पर पप्पू की मां नाबालिग पप्पू को लेकर वन विभाग के बड़े साहब के पास जाकर बोली, साहब, अब हमारे घर में रोटी कमाने वाला कोई नहीं रह गया, क्या इस बालक के प्रति आपको कृपा करनी ही होगी। पप्पू की मां बहुत रोई। रोती हुई मां का हाथ पकड़कर खड़े बेचारे नाबालिग पप्पू को देखकर बड़े साहब की मैम साहिबा ने उसे वन विभाग में नौकरी दिलाने के लिए बड़े साहब से सिफारिश की। बड़े साहब ने कहा, बच्चा अभी छोटा है, फिलहाल ये लड़का दैनिक मजदूर के तौर पर खलासी का कार्य करता रहे, समय आने पर पक्का कर दिया जाएगा, बात सिद्ध जाएगा। पप्पू प्रसाद बड़े साहब के घर पर खलासी का काम करता आ रहा है। जब कभी बड़े साहब जंगल के निरीक्षण के लिए दौरा करते, पप्पू साहब का सामान लेकर जीप की पीछे वाली सीट पर बैठकर साथ जाता था। पप्पू के पिता हरिहर प्रसाद जब जीवित थे, तब वे वनरक्षक चौकी पर सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पप्पू बचपन में हिरण, खरगोश, लोमड़ी, सियार, नीलगाय वगैरह देखा करता था। तब भेड़ियों से जंगल के लोग बहुत डरे डरे रहते थे। रात में भेड़ियों की आवाज से सभी लोग भयभीत होते थे, क्योंकि पालतू जानवरों के साथ साथ कभी कभी भेड़िया छोटे बच्चों को भी पकड़ कर ले जाते थे। शाम होते ही हर आंगन में आग जलाई जाती थी और बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। पप्पू ने इस प्रकार डरावने माहौल में बचपन बिताया था। जंगल में बाघ तो देखा नहीं, लेकिन पप्पू ने बाघ के बारे में बहुत कुछ सुना था कि जंगल का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बाघ से डरता ना हो। हर वन्य प्राणी की कोशिश यही रहती है कि बाघ से किस प्रकार बचा रहे। पप्पू ने यह भी जाना कि बाघ जब भी जंगल में घूमता फिरता है, तब जंगल के अन्य पशु पक्षी अलग-अलग तरह की डरावनी भरी आवाज निकालकर एक दूसरे को सचेत किया करते हैं, ताकि जंगल के निरीह वन्य जीव अपना और अपने छोटे छोटे बच्चों का बचाव करने का प्रयास कर सकें। बड़े साहब का खलासी होने के बाद पप्पू प्रसाद की योगेन यादव के साथ दोस्ती हुई। योगेन यादव व्याघ्र संरक्षण परियोजना में वन रक्षक था। योगेन यादव से पप्पू प्रसाद को जानकारी मिली कि जंगल में बाघों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। पप्पू की समझ में नहीं आया कि सबसे शक्तिशाली बाघ का विनाश कैसे हो रहा है। आए दिन तो सुनाई देता है कि गांव में पालतू पशुओं को बाघ मार देता है। बड़े साहब बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन पप्पू प्रसाद ने बड़े साहब के साथ जंगल में गश्त करते वक्त नदी के किनारे एक मरे हुए बाघ को देखा। बाघ की हड्डियां, उसके नाखून, दांत निकालकर कोई ले गया था। आंख, दांत, हड्डी मरे हुए बाघ को देखकर पप्पू को नहीं लगा कि बाघ बहुत शक्तिशाली प्राणी है। मरे पशुराज की हालत देखकर पप्पू को दुख हो रहा था। बगल में खड़े योगेन यादव से उसने फुसफुसाकर पूछा, बाघ की ऐसी हालत किसने बनाई? योगेन धीरे से बोला, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इतना कहकर वह चुप हो गया, क्योंकि मरे बाघ की जांच पड़ताल के लिए नापजोक चल रही थी। पप्पू ने देखा कि मरे बाघ के सामने वाले बाएं पैर का पंजा लोहे के बनाए फंदे में फंसा हुआ था। पंजे का आधे से ज्यादा हिस्सा कटकर फंदे के दोनों फलक के बीच में मजबूती से कसा हुआ था। असहाय बाघ के पैर में फंसे फंदाबंदी आदय कांचंदी बानिकाहान ने बनकी की कोशिश का सबूत नजदीक की जमीन पर पंजों की निशानी के रूप में था। गांव वालों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले एक बाघ अपने जख्म से रात भर कराहता रहा, जिसकी आवाज गांव वालों को सुनाई दी। जांच पड़ताल का नतीजा यह निकला कि शिकारी तस्करों ने बाघ के आने जाने के रास्ते पर लोहे का फंदा छिपा कर रखा था। उसमें उसका पैर फंस गया। फंदे में फंसे पैर की तीव्र पीड़ा से बाघ रात भर आवाज करता रहा। बाद में घाव ज्यादा फैल जाने से उसकी मृत्यु हो गई। पप्पू सोचने लगा कि तस्कर शिकारी कितने निरदयालु हैं कि बाघ जैसे निर्भीक जानवर को मारते हैं। उसकी समझ में यह नहीं आया कि बाघ की हड्डियों, दांतों, नाखूनों को किसने तथा क्यों निकाला होगा। जांच पड़ताल में शाम हो चुकी थी।
जांच दल के साथ पप्पू वन विश्राम गृह में वापस आया। रात को खाने के लिए योगेन यादव के यहाँ निमंत्रण था। वहां पर पप्पू ने यह बात छेड़ी, मरे हुए बाघ की हड्डियों, दांतों को किसने निकाला होगा? योगेन यादव ने निराशा भरे भाव से कहा, तस्कर शिकारियों ने। फिर गले में भरी खराश को निकालते हुए योगेन ने बताना शुरू किया। बाघ तस्कर बड़े ही शातिर होते हैं। वे लोग बंजारों के रूप में जंगल के किनारे डेरा डालते हैं और सरल वनवासियों से बाघों के बारे में सूचना जमा करते हैं। समुचित जानकारी के बाद वे बाघ के आने जाने के रास्ते पर लोहे का फंदा बिछाकर या बंदूक की गोली से उनका शिकार करते हैं। बीच में पप्पू ने फिर पूछा, बाघों की हड्डियों की दांतों नाखूनों को क्यों निकाली जाती है? योगेन यादव ने उदासी भरी आवाज में बताया, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। विदेशों में यह माना जाता है कि बाघ की हड्डियां, नाखून, दांत तथा दिल शक्ति से भरे रहते हैं और इन सब से बनी शक्तिवर्धक दवाएं पीने से आदमी भी बाघ की तरह जोशीले, शक्तिशाली एवं बलवान हो जाएंगे। वहां बाघों की हड्डी, चमड़ा आदि का बहुत बड़ा बाजार है। शिकारी तस्कर पैसा कमाने के लिए मरे हुए बाघ की खाल, हड्डियां आदि चोरी से विदेशों में भेजते हैं। अगिष्ट है पप्पू या न्याव ऐसे ही सैन्य रिहा सुनकर अचानक अथवाहिता खुदा गया। बाघ जैसे शक्तिशाली जीव के प्रति उसको दया आने लगी। दूसरे दिन सुबह जब बड़े साहब की जीप में पीछे बैठकर पप्पू वापस जा रहा था, तब उसके दिल में यह विचार आया कि बाघ को चोरी छिपे मारने वाला तस्कर तो बाघ से भी ज्यादा बुद्धिमान एवं बलवान है। तब उन तस्करों की हड्डियों आदि अंग प्रत्यंगों से अधिक शक्तिशाली दवा बनाने की सोच मनुष्य के दिमाग में क्यों नहीं आई? उस बार भी विषादग्रस्त पप्पू का मन जिंदा बाघ न दिखाई पड़ने पर खेत से भर गया। एक दिन बड़े साहब के पास खबर आई कि गांव के जंगल की सीमा पर चरवाहे के छप्पर के नजदीक एक मरा बाघ मिला है। बड़े साहब तुरंत घटना की तफ्तीश करने के लिए निकल पड़े। जीप में पीछे बैठे पप्पू को लगा कि शायद इस बार मरे बाघ के साथ साथ वह एक जिंदा बाघ का भी दर्शन कर ले। दिन भर जीप से चलने के बाद बड़े साहब जब मरे बाघ के पास पहुंचे, तब पप्पू प्रसाद ने देखा कि योगेन यादव पहले से ही वहां पहुंच चुका था और बाघ के मरने से संबंधित सूचनाएं जमा कर चुका था। योगेन यादव के अनुसार बाघ ने कुछ दिन पहले चरवाहों की एक भैंस को मार डाला था। गांव वाले चरवाहों ने भैंस के मांस में जहर डालकर बाघ को मार डाला। पप्पू को यह जानकारी मिली कि बाघ एक बार शिकार करने के बाद कई दिन तक घूम फिर कर उसी शिकार को खाता रहता है। बाघ की इस आदत के बारे में चरवाहों को अच्छी तरह जानकारी थी। गांव वालों ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। इसी दौरान योगेन यादव को एकांत में मिलने पर पप्पू ने पूछा, गांव वाले ऐसी स्थिति में बाघ को मारते क्यों हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है कि हमारे देश की धरोहर इन बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है? योगेन ने हंसते हंसते कहा, भैया, बाघ की संख्या कम हो या बढ़े, इससे गरीब चरवाहों को क्या लेना देना? उनके रोजगार के सीमित साधनों में से एक भैंस का मर जाना कितना नुकसानदेह है, यह बात उनके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। पप्पू प्रसाद के मन में यह सुनकर शांति छा गया। उसको लगा कि जिस दर से बाघों की संख्या कम होती जा रही है, उसको देखते हुए अब जीवित बाघ का दर्शन नामुमकिन है। बड़े साहब के साथ मुख्यालय वापसी के समय पप्पू के मन में आया कि क्यों न बाघ परियोजना की आय से ग्रामीण गरीबों को जोड़ा जाए, जिससे उनको अपने जंगलों में रह रहे बाघों के प्रति लगाव हो। लेकिन वह तो महज एक चपरासी है, उसकी बात कौन सुनेगा? एक बार तो जंगल के बीचों बीच रेल लाइन के ऊपर एक बाघिन और उसके 2 बच्चे ट्रेन से कटकर मरने की जांच में बड़े साहब के साथ पप्पू भी जंगल गया था। दरअसल अंग्रेजों के समय में जंगल से लकड़ी ढोने के लिए यह रेल लाइन बनाई गई थी, जो बाद में वनवासी यात्रियों के लिए इस्तेमाल होने लगी। अब हर वर्ष रेलगाड़ी से कुचलकर कई जंगली जानवर मर जाते हैं। योगेन यादव ने यह भी बताया कि ट्रेन के आने जाने और इंजन की आवाज से जंगली जानवरों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और इसका उनकी प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है। एक बार बड़े साहब के परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए जीप में पीछे बैठकर पप्पू जंगल गया।
उस पार्टी में बड़े साहब के साथ उनका बेटा और मेम साहिबा भी थीं। यह तय हुआ कि हाथी पर सवार होकर बड़े साहब, मेम साहिबा और उनका बेटा दलदली क्षेत्र में जाएंगे। बड़े साहब के बेटे को संभालने के लिए पप्पू को भी हाथी पर जाने का मौका मिला। इस प्रकार घूमते घूमते कब दिन ढल गया किसी को पता ही नहीं चला। सूर्यास्त के वक्त हाथी के महावतों के बीच में कुछ शोर सा उठा। फुसफुसाहट से पप्पू को पता चला कि दलदली बेंत के जंगल के बीच कोई बाघ लेटा है। सभी लोग हाथियों पर बैठकर सांस थामे बाघ के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करने लगे। हाथियों को भी बाघ के नजदीक होने का आभास हुआ। वे बार बार अपनी सूंड ऊंची कर हवा में बाघ की गंध पाकर उसकी मौजूदगी का एहसास करने लगे। पप्पू के लिए समस्या यह थी कि बाघ हाथी के सामने की ओर छिपा था। बड़े साहब और मेम साहिबा सामने बैठी थीं। बाघ का स्पष्ट रूप से दर्शन हो नहीं सकता था। जब सभी लोग बाघ के बारे में फुसफुसा रहे थे, तभी पप्पू ने इधर उधर झांका, क्योंकि वह बाघ दर्शन का यह अवसर कतई खोना नहीं चाहता था। उधर शाम की वेला थी। सूर्यास्त हो चुका था। निशब्द अंधकार धीरे धीरे छा रहा था। कोई उपाय न देखकर पप्पू हाथी पर खड़ा हो गया। तब बेतों के जंगलों में एक पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। पप्पू के खड़े होते ही बड़े साहब ने जोर से धमकी दी और पूरी पार्टी वापस चल दी। धमकी से आहत पप्पू ने अपने मन को भरोसा दिया। जंगल के अंधेरे में चेहरा छिपाकर जो जीव अपने अस्तित्व का संकेत पूंछ हिलाकर देता है, उसी का नाम बाघ है। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बने। धन्यवाद।